दोस्तों, नया ज़माना में आज हमारे मेहमान हैं वाजिद अली सैयद। वाजिद अली सैयद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वाशिंगटन डीसी में जियो और दी न्यूज़ के कॉरस्पॉन्डेंट हैं। आज हम इनसे कुछ पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसे एक क्वाड कहा जाता है। वो क्वाड क्या है, पाकिस्तानी मीडिया में तो कहीं भी इस पे कोई डिस्कशन नज़र नहीं आ रही। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि हमें ज़रा वो ब्रीफ़ करें कि ये क्वाड क्या चीज़ है और इसका इस खित्ते में क्या असर पड़ेगा। जी वाजिद साहब। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत एक मेजर डेवलपमेंट है। यूँ कहना चाहिए कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब जो है ना वो सेट होने जा रहा है। इस मीटिंग की वजह से, जो क्वाड की मीटिंग हुई उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि खित्ते में बल्कि एक दुनिया भर में बहुत सारी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। ठीक है। पहले जो आपका जो सवाल था बुनियादी कि क्वाड है क्या, तो उसका तारुफ ये है कि एक लूज सी कोलिशन थी। एक कोर ग्रुप बना था 2004 में जब सुनामी आया। उसके बाद 2007 तक चलता रहा। फिर उसमें इतना एक्टिव नहीं रहा, लेकिन 2017 के बाद फिर इसमें दोबारा तेज़ी आई। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि क्वाड इज बेसिकली कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसके अंदर 4 ममालिक शामिल हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। ठीक है। इंडिया का आने का मतलब है कि नाउ इंडिया इज प्लेइंग विद हैंगिंग आउट विद बिग बॉयज नाउ। बिग बॉयज। ठीक है। और खित्ते के अंदर इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली और इवन अदरवाइज, तो ये क्वाड को उसका हिस्सा बनाने का मतलब ये है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको अब समझा जाने लगा है। और इस हवाले से ही क्वाड में उनको शामिल भी किया गया है। अब 2017 के बाद से चल रही थी मीटिंग्स वगैरह, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन चारों कंट्रीज़ के। लेकिन जो बड़ी एकदम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सदर जो बाइडन के आने के बाद, ओथ लेने के बाद इसमें और ज़्यादा इसको एक्टिव कर दिया गया। ठीक है। अब ये नोट कर लें कि 2017 से मीटिंग्स वगैरह चलती रही हैं। सेक्रेटरी पोम्पेयो होते थे, वो जाके मिल लिया या उन लोगों को बुलवा लिया और सारे कुछ कर लिया। लेकिन जनवरी 20 को ओथ लेने के बाद आज 23 मार्च की हम बात करें तो 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने समिट कर ली है। और जितने भी चारों ममालिक के सरबराह हैं वो चारों मिल के बैठे और उन्होंने तय किया कि जी हम इसको आगे लेके चलेंगे और कैसे लेके चलेंगे। इसके मकासद क्या हैं क्वाड के फिलहाल जो नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा, इस 2 किस्म के आर्गूमेंट्स इसमें हो रहे हैं। एक तो ये है कि जी ये एंटी चाइना कोई ग्रुप है। ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं है। इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, इसके बीच में जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको चेक रखा जाए, उनको काउंटर किया जा सके। और जो कोर्जन होती है कोई खित्ते को या किसी उसको कब्जे की कोशिश की जाती है या अपना सिर्फ इन्फ्लुएंस बरकरार रखा जाता है लेकिन बाकियों को उतना हक नहीं दिया जाता। उस हवाले से उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन जो समिट हुई है, समिट के अंदर उन्होंने 3 पॉइंट्स पे बात की। एक उन्होंने कहा कि जी हम कोविड का मुकाबला करेंगे मिलके। ठीक है। अब कहने का उनका मकसद ये था कि ये गो कि इसको कोर समझा जा रहा है, लेकिन ये कोर बाकी कंट्रीज को साथ मिलाए बगैर नहीं चल सकता। जिस तरह कोविड आपको टीका लग गया, मुझे नहीं लगा, लेकिन हम दोनों में से कोई भी महफूज नहीं है। ठीक है। तो वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर मिलके काम करना पड़ेगा। तो उनमें सबसे पहले इन्होंने कोविड का रखा। दूसरा इन्होंने इसके वर्किंग ग्रुप भी बनाए हैं बल्कि इस हवाले से। दूसरा इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, उसका भी वर्किंग ग्रुप बना। और तीसरा इन्होंने टेक्नोलॉजीज, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर, ये था उनके एजेंडे का हिस्सा जो इस मीटिंग के बाद उन्होंने समरी में दिया। लेकिन अदरवाइज इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर फ्री एक्सेस जो है उसके ऊपर जो उसका जो एजेंडा, मेन एजेंडा है वो ये है कि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसके अंदर एक्सेस होनी चाहिए सब कंट्रीज़ की। अच्छा, इस सारे जो है जो क्वाड में पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान की भी कोई इसमें अहमियत है कि नहीं? अब पाकिस्तान का तो हमेशा मसला ये रहा है कि वो इंडिया के साथ अपने आप का तकाबुल करता रहा है।
और अब कुछ अरसे से लग रहा है कि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो कि पता नहीं 11% से ऊपर जा रही है, और हमारी शायद इतनी भी नहीं है। हमारी तो माइनस में चली गई है। हाँ, बेस हमारा अगर आप 4 से नीचे आ जाए तो मायने से समझा जाता है। बट जब इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस की, अच्छा ये चल बड़ी पुरानी रही थी, लेकिन 2000 इसको भी 2018 के अंदर इन्होंने बाकायदा लॉन्च किया। मुझे याद है 2019 के अंदर मैंने इस पर स्टोरी की थी, और उसमें मैंने ये निशानदेही करने की कोशिश की थी कि पूरी स्ट्रेटजी के अंदर खित्ते का, साउथ एशिया का खास तौर पे हर कंट्री शामिल है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है। सो उसमें मतलब नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे ममालिक भी हैं, या फिर इंडिया तो है ही खैर। तो उसकी जो उन्होंने जो उसका वो डेमोग्राफी बनाई है वो ये है कि जो इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान से मिलता है वो वहां तक का एरिया उन्होंने साउथ एशिया करार दिया है। अच्छा। उस स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है। और उनको नेपाल को, और मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उनको वो इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज और ये वो हर किस्म की जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोविजंस दी जा सकती हैं, जो एक्सचेंज की जा सकती है। ठीक है। लेकिन उसमें पाकिस्तान को उन्होंने निकाल बाहर किया। ठीक है। तो पाकिस्तान का एक तो बड़ा पुराना इशू चलता है हर गुफ्तगू में, वो कश्मीर के बगैर उनकी गुफ्तगू नहीं कंप्लीट होती, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ पे अमेरिका इस बारे में क्या सोच रहे हैं आप कि कश्मीर को वो मानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया का, कि क्या आपने? मज़े की बात ये है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से, और मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जब इन्होंने क्वाड के हवाले से वर्किंग ग्रुप्स का ऐलान किया तो मुझे याद आ गया कि सदर ओबामा के दौर में पाकिस्तान के साथ रिन्यूड कॉपरेशन की बात हुई थी, और उस वक़्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोई 7 या 8 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है। जो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स थे, उसके अंदर इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही थी, उसके अंदर मिलिट्री के हवाले से, डिफेंस के हवाले से बात हो रही थी, उसमें और हेल्थ के हवाले से कॉपरेशन, एजुकेशन के हवाले से, तो बहुत एक बड़े पैमाने के ऊपर काम शुरू हुआ था। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हुआ, मतलब उसामा बिन लादेन की बरामदगी, मतलब ये सारे कुछ हम तो करना नहीं चाहते। फिर उसी ज़माने में अगर आपको याद हो तो कैरी लूगर बिल का भी अनाउंस किया गया था, जो कि 5 साल के ऊपर कोई 6.5 बिलियन देना चाहिए, और उसको इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उसमें वो करना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि सेक्रेटरी क्लिंटन वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतना ही गुस्सा है इस बात पर तो हमें कोई शौक नहीं है, हम आपके पैसे, अपने पैसे आपके ऊपर लगाएं, तो फिर आपसे कहते हैं इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। जो कि बाद में फिर उसमें चेंजेस वगैरह हुई, फिर उसके अंदर फिर आपको पता ही है मेमो गेट भी आ गया और सारा जो भी बवाल हुआ। लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद से अब मुझे ये याद आ रहा था कि वो वर्किंग ग्रुप्स अगर उस वक्त काम कर रहे होते और कॉपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रही होती तो पाकिस्तान की वो अहमियत होती जो कि आज नहीं समझी जा रही है। दुरुस्त। इसके बावजूद कि वो ये कह देते हैं कि हाँ बायलैटरल रिलेशनशिप है, लेकिन असल में वो अफगानिस्तान के हवाले से देख रहे हैं। ठीक है। और अगर आप सच पूछें तो अफगानिस्तान के हवाले से भी उनका अब पाकिस्तान के साथ इतना कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया। अच्छा। उसकी एक तो बड़ी रीज़न ये है कि तालिबान के साथ अब अमेरिका की खुद गुफ्तगू चल रही है। दूसरी बात यह है कि अभी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू चल रहा है अफगान पॉलिसी के ऊपर, वो क्या होगा, कैसे आएगी। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिकेशंस दी जा रही हैं उसमें उन्होंने ये बावर करवा दिया है कि अब जब अफगानिस्तान के हवाले से बात होगी तो अमेरिका के साथ सिर्फ अकेले की नहीं होगी, हमारे अकेले के स्टेक्स नहीं है, खित्ते के भी स्टेक्स हैं। तो खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो उसके में इसके बावजूद कि एडवर्सरीज हैं चाइना और रशिया और ईरान के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की, इसके बावजूद उन्होंने चाइना को, रशिया को, ईरान को, इवन टर्की को भी उस हवाले से इसमें जो अफगानिस्तान का जो इशू है उसके ऊपर उन्होंने उसको शामिल कर लिया। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान कभी कहता था कि जी हम तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे ज़रिए ये होगा। अब उनका इन्हिसार पाकिस्तान पे ख़त्म हो गया, आपका कहने का मतलब है? मुझे देखिए ये अब 98 नहीं रहा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिस इज़ नॉट 1998 जब सिर्फ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था और बाकी ममालिक का इतना नहीं था। अब और जितना उसके ऊपर तालिबान के ऊपर या और जो कैंप्स वगैरह हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती थी, फाइनेंशियली भी और इवन अदरवाइज भी, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी, अब उस तरह नहीं उसको देखा जा रहा। अब पाकिस्तान फैटफ
की वजह से दबा हुआ है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी अब इतनी ख़राब है, पाकिस्तान को बाहर से कोई एड इस तरह नहीं मिल रही है, अपना मुल्क चलाने के लिए मुश्किल पड़ रही है, तो किसी और के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये है, मुझे ये लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ इस हवाले से, लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने एक तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हल निकालने के लिए अमेरिका ने सोच लिया कि पाकिस्तान के बगैर कैसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं। गो के पाकिस्तान का स्टेक है, वो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे अगर कुछ होता है पाकिस्तान के ऊपर उसका वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो अहमियत पाकिस्तान की अब नहीं रही जो पहले थी। और उसका मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इंडिकेटर था, सबसे पहले जो आया था वो सदर ट्रंप की ट्वीट थी, और उसके बाद से आप देखते जा रहे हैं कि अब यहाँ पर इस तरह बात नहीं होती है। एक और मैं लास्ट पॉइंट इसमें बता देता हूँ कि कश्मीर के हवाले से भी आपने चूँकि बात की थी, मैंने स्टेट डिपार्टमेंट गया और वहाँ पर जो डेली ब्रीफिंग होती है वहाँ पर बात हुई। मैंने उनसे सवाल पूछा और एग्जैक्टली यही सवाल पूछा कि जो एट्रॉसिटीज़ वगैरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर के अंदर हो रही हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब वो डिप्लोमेट्स हैं, अब वो अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे पे वो है नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी जम्मू और कश्मीर यूनियन जो है, यूनियन टेरिटरी, उन्होंने उसको यूनियन उसका दिया। और एक तो ये कि वो यूनियन है, यूनियन अब वो यानी कि वो अब कश्मीर जो जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो इंडिया का हिस्सा है, ये उन्होंने कहने की कोशिश की। दूसरा, जब मैंने एट्रोसिटीज के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी कि वी वेलकम द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन। पता नहीं कौन से स्टेप्स ले रही है दिल्ली सरकार वहाँ पर उनको वो करने के लिए, लेकिन जो भी ले रही है उनका ये कहना था कि जी वी वेलकम द स्टेप्स। उन्होंने ये नहीं कहा जो कि कहा जा सकता था कि नहीं वहाँ पे सूरत बड़ी ख़राब है, इंडिया की हुकूमत को चाहिए कि इसके हवाले से कुछ करे, और हम उसको वॉच कर रहे हैं और हम इसको कंडेम भी करते हैं, और ये कोई ऐसा लफ्ज़ उन्होंने कहा जी वी वेलकम द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन। सो वो ये कश्मीर वाला मामला तो उन्होंने अमेरिका की तरफ से तो लगता है कि वो नहीं कर दिया। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या चीज़ है और वो कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, इंडो पैसिफिक अगेन 2018 में इसको, वैसे तो ओबामा जो सेकंड टर्म थी उसके अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। ठीक है, उसमें फोकस ये है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको साथ मिला के अब चला जाए, क्योंकि अमेरिका का पहले ध्यान मिडल ईस्ट की तरफ रहा, फिर अफगानिस्तान की तरफ रहा, फिर और पहले कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद फिर 9/11 हो गया, तो अमेरिका को तो सांस ही नहीं मिल सका ना कि कुछ ये इस तरफ को क्या तवज्जो दें। ठीक है, अब एशिया एक बड़ी इकोनॉमीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा जो वो उसको क्या कहते हैं, वो जो ग्रीन गैसेस जो हैं वो वहाँ से वो जनरेट हो रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फिर जो ओपन सीज़ के हवाले से जो पॉलिसी है, और एशियन कंट्रीज़ को साथ लेके चलने का जो मामला है, और वहाँ पर जो वॉलेटिलिटीज़ है, ठीक है, मसलन आपका नॉर्थ कोरिया वहाँ पर है, बहुत एग्रेसिव है टुवर्ड्स साउथ कोरिया, उसके बाद जापान की अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको साथ लेके चलना है उन्होंने, फिर ताइवान का मसला वहाँ पे मौजूद है। सो इस किस्म के जितने भी इश्यूज हैं ये अब उसका पूरे डिवर्ट करके फोकस उस पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आते ही आप ये देखेंगे कि सबसे पहली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने जो विजिट किया है अलॉन्ग विद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो उन्होंने जापान का किया, और उसके बाद फिर उन्होंने वो साउथ कोरिया गए। तो वो इंश्योरेंसेस दिलवाने के लिए कि नहीं हम साथ, अब एशिया के ऊपर हमारा फोकस आ चुका है, इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को डील करने के लिए है, और जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के ऊपर जिस किस्म का एग्रेशन चाइना की तरफ से दिखाया जा रहा है हम उसको काउंटर करेंगे। अब इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जी जिस तरह कोल्ड वॉर से पहले होता था कि या तुसी नहीं या आसी नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर अमेरिका, क्वाड जो कोर ग्रुप है, और उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं जिनको अनऑफिशियली कहा जाता है फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड, ठीक है, तो उसके दौरान जितने भी कंट्रीज़ आ रही हैं वो सारी उसका वो हिस्सा बनेंगी। तो उनको सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि हम आपकी सी के ऊपर या इन एरियाज़ के ऊपर जो आपकी क्लेम्स हैं हम उसको तस्लीम करते हैं, और जो कोवर्जन या एग्रेशन कोई आएगा हम उसको काउंटर भी करेंगे। सो वो चाइना के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह के हवाले से काम कर रहे हैं,
लेकिन जो दूसरे इश्यूज हैं उसके ऊपर वो इन कंट्रीज, छोटी कंट्रीज के साथ मिलके, मसलन अभी कल की खबर थी कि फिलीपींस ने ये क्लेम किया कि 220 बहरी जहाज जो हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना जो है वो उसको भेजता है, और वो उसमें मिलिट्री के लोग भी होते हैं, और ये वो इस किस्म का बहुत सारे क्लेम थे। जो चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो अपने टेरिटोरियल जो है ना उसकी एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है। और यही ऑस्ट्रेलिया का इशू है, यही जापान का इशू है, यही वहाँ पे जो छोटी कंट्रीज है उनका इशू है। सो उनको वो सपोर्ट फराहम करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि ये ओपन जो एक्सेस है, ठीक है, वो ज़रूर है और बाय रूल्स प्ले किया जाए। ठीक है, ठीक ये है। उसका बेसिक चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। आपसे आज हमने वाजिद साहब से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है इस इशू के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अगले कुछ महीनों में इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है। तो आज तक इतना ही काफ़ी। शुक्रिया जी आपका।